हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग हिंदी के 27 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बीएम क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 100% इन सभी क्वेश्चनों में मतलब कि कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर करके अपने बोर्ड परीक्षा में 5, 7, 10 नंबर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स है बच्चे कि बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हिंदी साहित्य से है, ठीक है, और ये आपका व्याकरण से है। ओके, यहाँ हिंदी से क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चे, यहाँ आपका व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दिख रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में हिंदी से भी क्वेश्चन आता है और व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्यूशन कर लें, ठीक है, जो परीक्षा में आने के चांस है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का एक क्या कह रहा है, गौर से समझेंगे। अगर एक बार गौर से समझेंगे तो 100% हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे उसमें 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने मतलब कि ऑब्जेक्टिव को पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, भारत में काहे बेरोजगारी है, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए बताया गया कि सती प्रथा, सती प्रथा से नहीं बच्चे बेरोजगारी है। दहेज प्रथा, इससे भी नहीं है। ये जाति प्रथा, बच्चे जाति प्रथा से 100% भारत में बेरोजगारी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी हो जाएगा, जाति प्रथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बच्चे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो बच्चे आपको याद होना चाहिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मतलब जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कृपया करके उस राज्य का नाम भी आपको याद करना होगा। ये आपको अगर उनके जन्म का डेट ना पूछे तो हो सकता है कि जन्म स्थान पूछ लेगा। तो बच्चे आपको याद होना चाहिए कि महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था बच्चे, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो गया ए, ठीक है बच्चे। मैं बताया हूं कि उनके जन्म स्थल भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश। ओके बच्चे जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हूँ आर सुद्रास किनकी रचना है। हूँ आर सुद्रास किनकी रचना है बच्चे, तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया गया था कि बाबा साहेब अंबेडकर का रचना हूँ आर सुद्रास है। तो बच्चे इसमें से देखेंगे भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी, कोई नहीं। तो बच्चे चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था कि भीमराव अंबेडकर का हूँ आर सुद्रास रचना है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गौर करते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत जो है वह शीर्षक पाठ की विधा है बच्चे। तो कौन सा शीर्षक पाठ की विधा है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, रेखा चित्र है, या क्या है। तो बच्चे 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत क्या है बच्चे, कहानी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 20 के दांत क्या है बच्चे, कहानी है। ओके, तो 20 के दांत कहानी है बच्चे, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है बच्चे, तो आपको ऑप्शन आपका होगा अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मूलर, कोई नहीं। तो बच्चे 20 के दांत के कहानीकार मैक्स मूलर जी हैं। सॉरी बच्चे, नलिन बिलोचन शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन, तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है बच्चे, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। आगे चलते हैं। मदन किसका बेटा था।
मदन किसका बेटा था? तो बच्चे आपको कहानी में पढ़ाया गया था, ड्राइवर का तो बेटा नहीं था। और बच्चे गिरधर, तो गिरधर क्या थे? मतलब सेन साहब के मतलब कि घर में काम करने वाला एक क्लर्क था, तो मदन गिरधर का ही बेटा था। बच्चे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 के आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची जी ऋषि मुनि थे, उनके हड्डी से क्या बना? तो बच्चे आपको पता होगा कि दधीची जी टोटल देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र को पी गए थे पीस करके, तो उनके हड्डी से, उनका हड्डी बहुत स्ट्रोंग हो गया था, उनके हड्डी से इंद्र का वज्र बना। क्या बना बच्चे? इंद्र का वज्र। तो यहाँ पर वज्र ऑप्शन दिया हुआ है। ओके बच्चे, दधीची जी के हड्डी से क्या बना बच्चे? तो इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बढ़ते नाखून। बच्चे जो चैप्टर है बढ़ते नाखून, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? बच्चे तो गौर कीजिएगा, अंग देश के, गंधार देश के, गौड़ देश के, सभी। बच्चे सभी देश के तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है, सभी नहीं हो सकता है। तो बच्चे गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ठीक है बच्चे जी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9वां है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ बताया जा रहा है बच्चे, तो किस पाठ यानी किस कहा मतलब कि पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो गौर करते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिन्यो, मछली। बच्चे इसमें से आपको बताना है कि ये हजारी प्रसाद द्वारा रचित कौन सा पाठ है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है बच्चे। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो आपको जवाब देना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब किस पाठ के रचनाकार मतलब कि रचित हैं, लेखक हैं? तो बच्चे आपको बताना होगा क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओके बच्चे, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 गौर से हम लोग समझेंगे, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? बच्चे तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। गौर करते हैं, संस्कृत ऑप्शन दिया हुआ है, उर्दू दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, अंग्रेजी। अंग्रेजी तो हमारे देश की भाषा ही नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे जो रामायण ग्रंथ है, हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में रचित है, लिखित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे, नागरी लिपि के लेख कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है बच्चे? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक बच्चे बुढ़ाकर मूले होंगे। यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नागरी लिपि के लेखक नहीं है। कौन बच्चे? विनोद कुमार शुक्ल, ये भी नहीं है। बुढ़ाकर मूले नागरी लिपि के लेखक हैं बच्चे, बुढ़ाकर मूले नागरी लिपि के लेखक हैं। ओके बच्चे जी, गौर से समझते जाइएगा। 100% ये आशा है बच्चे, 100% अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें से जरूर आपके बोर्ड मतलब कि बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बच्चे। ये फर्स्ट सीटिंग में भी आ सकता है, सेकेंड सीटिंग में भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे क्या है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था बच्चे? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। बच्चे आपको बहादुर पाठ पढ़ाया गया होगा तो पता होगा कि बहादुर नेपाल से भाग करके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर गया था। बहादुर जो है वो नेपाल से भाग करके, बहादुर का जो गांव था नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे था। ठीक है, तो नेपाल से भागकर कहां गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गया था, वहीं पे लेखक से भेंट हुआ था बच्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो नेपाल का रहने वाला था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बच्चे। बहादुर कहां का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। तो कहां से भागेगा बच्चे? नेपाल से भागेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 गौर से देखते हैं, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है?
सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि अमरकांत की? तो बच्चे सूखा जो पत्ता है वह अमरकांत जी की रचना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके बच्चे, जिसमें 3 ही ऑप्शन है बच्चे, स्पेस के कमी के कारण आपको 3 ही ऑप्शन तक सीमित छोड़ दिया गया है, लेकिन 3 ही ऑप्शन में कोई ना कोई परफेक्ट ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सूखा पत्ता किस लेखक की रचनाकार है रचना है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए कि अमरकांत जी का सूखा पत्ता जो मतलब की है वह मतलब की रचनाकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म बच्चे 1912 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 1910, 1911, 1912, 1914। मैं अभी बताया कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ये रहा है आपके साहित्य यानी हिंदी की। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर कि व्याकरण में कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसमें आप थोड़ा भी लापरवाही मत कीजिएगा, इसको 100% जरूर एक निगाह देख करके ही परीक्षा में बैठिएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में 100% आने का चांस है। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चे जब उच्चारण स्थान की बात करेगा ना तो आप स्वयं उस वर्ण को अपने जुबान से उच्चारण करिएगा। जितने भी उच्चारण शब्द आएंगे, जितने भी उच्चारण अक्षर आएंगे तो उसको आप स्वयं उच्चारण कर कर देखिएगा कि उसका उच्चारण क्या हो रहा है। तो आप उच्चारण करेंगे जैसे प, तो बच्चे आप सोचिए प, तो देखिए ये ओष्ठ है ना, वह दोनों एक दूसरे से मिल रहा है। प क्या हो रहा है? प। तो बच्चे इसका उच्चारण दोनों ओष्ठ सट रहा है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। इसमें से देखिए ओष्ठ कहीं लिखा है, देखिए दंत है, ओष्ठ है, तालु है, मुर्दा है, तो ओष्ठ आपका उच्चारण हो जाएगा। यही नहीं बच्चे, आपको बताया गया है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है, और 25 में एक मतलब क से अग्ना अंग तक जितने भी अक्षर 5 अक्षर हैं उनको कवर्ग के रूप में किया गया है बच्चे। उनको याद करने का अलग तरीका है। च से लेकर य तक जितने भी हैं चवर्ग हैं, तवर्ग हैं, तवर्ग हैं, पवर्ग हैं। समझे बच्चे, 25 अक्षर जो हैं वह स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चे प में जितने भी अक्षर आएंगे पवर्ग में, प, फ, ब, भ, म, सब किससे उच्चारित होंगे? ओष्ठ से होंगे। क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आएंगे प, प, ब, ब, म, ये ओष्ठ से उच्चारण होने वाले अक्षर हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका हो गया ओष्ठ। अब आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट। देखिए जीभ जा रहा है अंदर, ऊपर तालु से सट रहा है, अंदर से आवाज निकल रहा है। तो बच्चे ट वर्ग, टवर्गीय जितने भी होते हैं उनका उच्चारण मूर्धा होता है। मूर्धा होता है बच्चे, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा होता है। मूर्धा में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धा से उच्चारण इसका होता है। तो इसमें देखते हैं गौर से, मूर्धा ऑप्शन ये है, तो ये मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं च वाला में बच्चे। च का उच्चारण स्थान देखते हैं कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च, च का उच्चारण स्थान देखते हैं क्या है। पहले उच्चारण करते हैं, अपने से उच्चारण करते हैं च, तो बच्चे दंत आ रहा है। समझे बात को? च का उच्चारण स्थान में क्या आ रहा है? दंत। तो बच्चे क्या हो जाएगा? च का उच्चारण स्थान दंत से हो जाएगा। अब चवर्ग, च, छ, ज, झ, इय, ये जीभ जाकर के दांत से स्पर्श कर रहा है, तब जाकर के ऐसे ऐसे वर्ण निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इसका उच्चारण हो जाएगा बच्चे, च का क्या हो जाएगा? च का उच्चारण हो जाएगा दंत। ओके बच्चे, च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है जी। अब च में जितने भी अक्षर होंगे, चाकू, च, छाता, छ, जहाज, ज, झरना, ज, इय, वो सभी के उच्चारण स्थान क्या होंगे? तो बच्चे आप याद रखिएगा दंत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे 18 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। छ, छात्री छ, छाता छ ना, छात्री छ। कौन सा बच्चे? छात्री
छ, तो छात्री छ कौन सा व्यंजन है? तो बच्चे गौर करते हैं कि छात्री छ कौन सा व्यंजन है? तो सॉरी बच्चे, स्पर्श व्यंजन वर्ण ना, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ना, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, क्योंकि छात्री छ जो होता है वह दो वर्णों के मेल से बनता है। छात्री छ जो है बच्चे वह दो वर्णों के मेल से बनता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से उनका निर्माण हुआ रहता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो बच्चे इसका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त व्यंजन वर्ण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? संयुक्त व्यंजन वर्ण हो जाएगा। 18 का आंसर होगा सी, संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा बच्चे। अब चलते हैं 19 की ओर। बच्चे 19 में क्या क्वेश्चन दे रहा है? वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। तो बच्चे आपको वर्ण पढ़ाया गया होगा कि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहते हैं और उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चे उन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहां देखेंगे वर्णों के उच्चारण समूह को, यहां समूह का बोध हो रहा है ना, तो इस बच्चे समूह का बोध जहां कराएगा वह वर्णमाला का निर्माण करेगा। तो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे बच्चे। तो ऑप्शन इसका 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके बच्चे, अब चलते हैं 20 की ओर। 20 में क्या बोल रहा है बच्चे? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चे। संज्ञा आप लोग को पढ़ाया गया होगा क्लास में बाबू। संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चे नाम को संज्ञा कहते हैं। एक मतलब कि ऐसा डिफिनेशन है कि सभी ऑल इन वन है, ये सभी का एक ही डिफिनेशन ऑल इन वन इसको कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे किसी का भी नाम चाहे वो पदार्थ हो चाहे वो द्रव्य है, किसी भी प्रकार का हो, जैसे तेल है तो तेल भी तो एक नाम है, पानी है तो पानी भी तो नाम है। तो बच्चे संज्ञा नाम को कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं बच्चे। तो आपको गौर करना होगा, द्रव्यवाचक कह रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी मतलब कि पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है, जिससे किसी पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है बच्चे, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे यहां पर गौर करना होगा, गुच्छा, तो गुच्छा तो समूहवाचक हो जाएगा क्योंकि गुच्छा में ढेर सारे चीज होते हैं। शहर तो हो नहीं सकता है, शहर व्यक्तिवाचक में आ जाएगा बच्चे। और तेल, तो तेल ही आपका द्रव्यवाचक है क्योंकि तेल बहता है, ठीक है, इसको मापा या तौला जाता है। कक्षा भी तो आपका समूह का बोध करा देगा, कक्षा भी आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? द्रव्यवाचक संज्ञा चाहिए। तो बच्चे तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या कर रहा है? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चे गौर करना होगा कि मित्र जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता। हमें गौर करते हैं कि मित्रता, मैत्री तो हो नहीं सकता, मित्रता यहां ऑप्शन दिया है बी में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 21 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, यानी मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता होगा। ठीक है बच्चे? जी बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको चाहता है तो कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो आपके जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बीएम क्वेश्चन होगा बच्चे। आगे चलते हैं। मैंने बताया कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मित्रता हो गया बच्चे। यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया था कौन कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चे? तो बताया गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो इन तीनों को छोड़कर जो होगा वही आपका नहीं होगा। देखिए पुरुषवाचक यहां बोल रहा है तो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष तो है, मध्यम पुरुष तो है, अन्यम पुरुष सही है, लेकिन वाचक यहां लगा हुआ ये कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर सर्वनाम के यहां पर बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद नहीं है। तो नहीं के लिए बच्चे ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्यम पुरुष है। आपको बताया गया है बच्चे कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो पता होना चाहिए। बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? सुनने वाला को कहते हैं, और अन्यम पुरुष जिसके बारे में चर्चा की जाती है उसे अन्यम पुरुष कहते हैं। ये तीनों पुरुषवाचक
पुरुष और नाम के भेद हैं? ये नहीं है। तो याद कर लीजिएगा बच्चे। अभी भी ऐसे भी कुछ बोलता है कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा बोलने वाला को, ठीक है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो सुनने वाला को। और अन्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष वार्ता करते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, विशेषण का मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण का कितने भेद होते हैं बच्चे? तो याद करिए, विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं, गौर कीजिएगा, विशेषण के भेद 4 होते हैं। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं हम लोग। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर हिंदी में आ जाते हैं, तो हिंदी है ये है बच्चे, तो हिंदी में तो अइबे करेंगे, फिक्स है। कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। लोगों ने चोर को, यहां पर को लौक रहा है बच्चे, यही विभक्ति आपकी है। तो कर्ता ने कर्म को, यहां देखते हैं कर्म कहीं दिख रहा है? सी ऑप्शन कर्म दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके बच्चे, सी ऑप्शन हो जाएगा किसका? 24 का। लोगों ने चोर को मारा, यहां पर को विभक्ति आ रही है बच्चे, तो को आपका विभक्ति आ रहा है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा? कर्म कारक विभक्ति हो जाएगा। को चिन्ह है बच्चे। आगे चलते हैं 25 में। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बच्चे बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती। क्या होता है? बुद्धिमती होता है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होता है बच्चे। तो यहां पर गौर कीजिए, बुद्धिमानी ना, ज्ञानी ना, बुद्धिमनी ना, बुद्धिमती। यहां ऑप्शन नंबर डी हो गया बच्चे। बुद्धिमान शब्द का मतलब स्त्रीलिंग बुद्धिमती होता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं बच्चे। 26 में देखते हैं संधि है, और क्या ये संधि कह रहा है? नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यानी नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का, तो बच्चे निह धन रव, निह धन रव, यानी ये में दीर्घई था, इसमें हर्षई है, अंतर है। आप ये नहीं समझेंगे कि दोनों एक ही है ना। नी धन रव, यहां पर नी धन रव, ठीक है। यहां पर देखिए नी हर्षई, यहां विसर्ग नहीं है। यहां देखिए दीर्घई नी है और यहां विसर्ग नहीं है, तो बच्चे यह विसर्ग संधि में आता है नीरव, तो यहां पर होना चाहिए निह धन रव, ठीक है। तो नीरव जो है विसर्ग संधि है, तो इसका होगा निह धन रव, नीरव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चे। 27 क्या क्वेश्चन है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, तो बच्चे गौर करते हैं। उत धन लास, उल्लाधन स, उल धन लास, उ धन लास। तो बच्चे यहां भी देखेंगे ये व्यंजन संधि है। ओके, ये उल्लास जो होता है वह व्यंजन संधि होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत धन लास। इस प्रकार बच्चे 27 के 27 वीवीआई क्वेश्चन बच्चे बन करके रेडी हो गए। परीक्षा में जाने से पहले इसको 100% जरूर देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि इसमें से 10 सवाल या 12-15 कम से कम ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेंगे बच्चे। इस प्रकार यदि इसी प्रकार और भी वीडियो आपको चाहिए तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। यहां बताया गया है बच्चे, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके यहां इससे भी अच्छे प्रकार के प्रश्न जाएंगे। थैंक यू बच्चे।